हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको केस 1 करवाया था, आप उसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर मान लो आपको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो आपको उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है। आप उसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमने करी ax² + bx + c। ये बिल्कुल सिंपल होती है। आज हम टाइप 2 कर रहे हैं, केस 2 कर रहे हैं। देख लेते हैं इसके अंदर किस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इसको अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे क्या होती है। केस 2 टाइप 2 भी बोल सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है √a(x² + bx + √c)। इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर भी अंडर रूट में होगी और कांस्टेंट टर्म भी अंडर रूट के अंदर होगी। स्टेप हमारे बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमें यह देखना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होता है, सबसे पहले होता है x², फिर होता है x, फिर होती है कांस्टेंट टर्म। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, देख लेते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर सबसे पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। जी हाँ, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखी हुई है। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 5√5। तो उसको लिख लेते हैं 5√5। इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, तो कांस्टेंट टर्म भी लिख लेते हैं 8√5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 5 8 जा क्या होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं √5 × √5। मैंने क्या करा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करा। जब मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 40 आएगा। जब मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a आता है बेटा। ये बेसिक्स है। अब 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा। क्या आएगा, 200। अब हमें क्या करना है, 200 का प्राइम फैक्टर करना है। तो कर लेते हैं, ये 2 के टेबल में जाएगा 100, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 50, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 25, फिर ये 5 के टेबल में जाएगा 5 पे, फिर दोबारा ये 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 2 2 5 5 और 1। अब हमें देखनी है मिडल टर्म क्या है हमारे पास। मिडल टर्म क्या है, हमने देखा हमारे पास मिडल टर्म है +30। हमारे पास मिडल टर्म क्या है बेटा, +30। अब हमें क्या करना है, इस 30 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा +30 आए, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 200 आए। प्लस का क्या है, 200। मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं। मैं प्लस माइनस करूं तो मेरा +30 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 200 आए। तो वो दो नंबर हमें कहां से मिलेंगे, वो दो नंबर बेटा हमें यहां से मिलेंगे। वो दो नंबर हमें यहां से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10। वो नंबर है 10 और 20। वो नंबर क्या है, 10 और 20। अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस कर दूं, 10 और 20 को प्लस कर दूं, तो मेरा आ रहा है 30, और मुझे चाहिए भी 30। प्लस का 30 तो मेरा आ भी प्लस का ही 30 रहा है। तो और मैं 10 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 200। क्या आएगा बेटा, 200। तो हमारी बात बन गई। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 10 और 20। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5√5 x² प्लस में 10x प्लस में 20x प्लस में 8√5। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर चीज समझ नहीं आती कि इसमें कॉमन कैसे लेंगे। शुरू के दो और आखिरी के दो, इन दोनों में कॉमन कैसे लेंगे। तो देखते हैं कैसे लेंगे। ये लिखा है 5√5 x² प्लस में 10x, एक तो ये है। दूसरा क्या है, 20x प्लस में 8√5। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है बेटा। इन दोनों में क्या लेना है,
कॉमन लेना है। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो कहीं पर लिखा है सिंपल 5, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर हमने देखा इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या कुछ और भी कॉमन आ सकता है? हाँ। कैसे? देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको x इंटू एक्स लिख देते हैं, प्लस ये बेटा 10 है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू 5 लिख सकते हो भैया, 2 इंटू 5x लिख सकते हो। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर कुछ और कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, ये भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है भैया, इसके अंदर कॉमन नजर आ रहा है √5x। क्या कॉमन नजर आ रहा है, √5x, √5x यहाँ भी है। जब आपने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5x, प्लस में √5x आपने कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, 2√5। क्या बचा बेटा, 2√5। अब नीचे वाले में ढूंढते हैं, नीचे वाले में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो नीचे वाले के अंदर हमने बड़ा गौर करा, गौर करने के बाद हमें पता चला कि ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो ठीक है, 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 5x, प्लस में यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2√5। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन लेने का काम है वो आपको अलग से ही करना पड़ेगा, इसके अंदर करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या कॉमन आया हमारा, √5x प्लस में 2√5, प्लस यहाँ क्या कॉमन आया, 4 5x प्लस में 2√5। बेटा ये दोनों सेम आने चाहिए, ये ध्यान रखना। वैसे अगर ये दोनों आपके अलग अलग आ गए तो समझ जाना आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये दोनों सेम है, तो अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। आपने कहा भैया ये कॉमन है 5x प्लस 2√5, तो इसको ले लो, 5x प्लस में 2√5 हमने ले लिया। तो अब देखो इस टर्म में क्या बचा, सिर्फ भैया √5x बचा, इधर से क्या बचा भैया, सिर्फ 4 बचा। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जब ही समझ आएगा जब आप इसको 2-3 बार कर लेंगे। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। क्वेश्चन हमने रीड करा। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, जब तक आप स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। पहला स्टेप क्या है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए आप ये चेक करो क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सेकंड स्टेप होता है आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है विद साइन। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। उसके बाद आपको मिडिल टर्म देखनी है कि मिडिल टर्म देखनी है वो प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, वो क्या है। अब आपको क्या करना है, उस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर के बीच में। उन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आना चाहिए जो हमने कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करा था कांस्टेंट टर्म के साथ, वो प्लस माइनस करे तो हमारी मिडिल टर्म ही आनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर वो सभी स्टेप को फॉलो करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ, इतना हार्ड नहीं है ये। देखो तो सबसे पहले हमने चेक करा क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि x² भी है, x भी है और कांस्टेंट टर्म भी है और सभी अरेंज हो रखे हैं अच्छे से। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4√3 मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2√3। ठीक है, जो नंबर है उनको पहले मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 8 3 जा 24। अब हमें क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ये 2 के टेबल में जाएगा 12 पे, ये 2 के टेबल में जाएगा 6 पे, ये 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, ये 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो क्या क्या आगे 2 2 2 3 1। अब हमें देखना है मिडिल टर्म की तरफ। मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा मिडिल टर्म में +5। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो -24 आए। क्या आए, -24 आए। तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं, वो दो नंबर कहां से आएंगे, ये प्राइम फैक्टर से आएंगे।
तो बनाते हैं, इसमें पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8, 3 1 जा 3, ठीक है। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 8 3 जा 24 होता है। तो ये हमें लेना पड़ेगा प्लस का 8, ये माइनस का 3। अब देखो, जब प्लस 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा 5, प्लस का 5, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जब मैं प्लस के 8 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा -24। क्या आएगा बेटा, -24। तो हमारे पास पेयर आगे बढ़े आराम से, 4√3 x² -3x प्लस 8x -2√3। अब देखा मैंने इस 5 को कैसे डिवाइड करा दो नंबर में, 3 और 8 में। आपको भी इसी तरीके से डिवाइड करना है। अब देखो इसके कॉमन लेने में दिक्कत आती है, शुरू की दो टर्म में से क्या कॉमन ले और आखिर की दो टर्म में से क्या कॉमन ले। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है। तो देखो इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, 4√3 x² -3x, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ 8x -2√3। एक बात का ध्यान रखना, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। ऐसे ही मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, √3 इंटू √3, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या कॉमन है। अभी हमने देखा हमें सिवाय x के कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। यहां पर लिखा x इंटू एक्स माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू एक्स। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। अब देखो क्या कॉमन है भैया, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3, एक तो √3 कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x भी इसमें कॉमन है। बाकी हमें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। यहाँ भैया सिर्फ 4 बच गया और एक x बच गया। क्यों, ये तो आपने कॉमन ही ले लिया, ये √3x, तो बचा क्या 4 और x माइनस, यहाँ से आपने ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सिर्फ √3। बिल्कुल सही आपका। अब इनमें देखते हैं इनमें क्या कॉमन है। भैया यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2, तो ले लो 2। यहाँ क्या बच गया, 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पे, 4x - 2 आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया √3। तो यहाँ दोनों से हमें पता चल गया क्या कॉमन है। तो लिखो यहाँ पर क्या आया हमारा, √3x ब्रैकेट में 4x -√3। यहाँ क्या आया, प्लस का 2 4x -√3। देखो जो ये कॉमन वाला है ये आपको रफली ही करना पड़ेगा। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये रफली करना पड़ेगा। ये चीजें एकदम से नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब आपके पास दो टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो टर्म है ना ये वाली, ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये आपकी सेम नहीं आ रही ना, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आप क्वेश्चन को गलत सोल्व कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, आप बोलोगे 4x -√3 कॉमन है भैया, ठीक है। अब जब इस टर्म में से मैंने ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √3x। भैया इधर से प्लस, ये तो आपने कॉमन ही ले लिया, सिर्फ क्या बचा 2। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को अपने आप करके भी देखना, आपको समझ आ जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 7√2x² -10x -4√2। तो मैंने आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन कभी भी आपको सोल्व करने पड़ जाएं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करने पड़ जाएं, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने चेक करा ये क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नंबर 2, क्या काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x² भी है, x भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 7√2 मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म क्या है -4√2। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 को करो -4 से, √2 को करो √2 से। जब मैंने 7 को 4 से करा तो क्या आया 28, √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 28 को 2 से करा तो क्या आया 56।
अब हमें क्या करना है, 56 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो कर लेते हैं। 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, 16, 8 पे 14, 2 पे 7, 7 1 जा 7, तो प्राइम फैक्टर आए 2 2 2 7। अब हम इसकी मिडिल टर्म देखेंगे, तो हमने इसकी मिडिल टर्म देखी, वो क्या है 10। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जब हम प्लस या माइनस करें तो -10 आ जाए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो -56 आ जाए। क्या आ जाए, -56। अब वो दो नंबर आएंगे कहां से, यहां से। प्लस माइनस करूं तो क्या आ जाए, -10, और मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 56। वो दो नंबर क्या है बताओ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो वो दो नंबर क्या है, 4 और 14। तो 14 लेंगे माइनस का, 4 लेंगे प्लस का। तो देखो 14 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा, -10, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और 4 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -56, क्योंकि 14 4 जा होता है 56। तो हमें वो दो नंबर बड़ी आसानी से मिल गए। वो दो नंबर क्या है, 4 और -14। तो लिख लेते हैं, -14x प्लस में 4x माइनस 4√2। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप इन नंबर को ऐसे कैसे अरेंज करते हैं, इसका कोई तरीका है? हाँ तरीका है। जो उनसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा नंबर होगा उसको बाद में लिखते हैं। भैया यहाँ तो 14 बड़ा होता है, -14 है बेटा, ध्यान से देखो क्या है वो, -14। तो -14 क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब ये शुरू के दो नंबर में और लास्ट के दो नंबर में देखो क्या कॉमन है। तो मैंने बोला कि इस केस के अंदर आप क्या करना, उसको रफली करके देखना, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप बड़ी ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर कॉमन नजर आएगा 7√2 इंटू एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2x लिख सकता हूँ ना जी। 14 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2, 7√2 इंटू एक्स माइनस 7। √2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना जी। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने बोला एक तो भैया x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लो। 7 यहाँ भी है भैया, 7 यहाँ भी है, 7 भी ले लो भैया। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 भी ले लो। बिल्कुल सही बोला आपने। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 7√2x कॉमन है। अब 7√2x तो मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ क्या बची, सिर्फ x माइनस, यहाँ भी मैंने 7 कॉमन ले लिया और √2x ले लिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ √2। बिल्कुल सही है आपका, यही आएगा इसमें कॉमन। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इनमें तो साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन है, 4। तो क्या बच गया, x माइनस √2। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, ये आया 7√2x x माइनस √2 प्लस 4, ये क्या आया, x माइनस √2। अब हमने देखा ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब हमारा सही है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है बेटा x माइनस √2, क्योंकि x माइनस √2 यहाँ भी है, x माइनस √2 यहाँ भी है। तो इस टर्म में से x माइनस √2 तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 7√2x, ये क्या है प्लस। इस टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, 4। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैं आपको कितने ही क्वेश्चन करके दिखा दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मेरी बात को सुनते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के क्वेश्चन सही हो तो उसके लिए ज़रूरी है आप इसके स्टेप्स को फॉलो करें, प्लस ये देखें कि सर कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप भी उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 5√5x² प्लस 20x प्लस 3√5। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
तो हमने देखा एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। सेकंड स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5√5। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 3√5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो। जब मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15, 5 को 5 से करा तो 5 आया, मतलब √5 को √5 से करा तो क्या आया, 5। √5 को √5 से करा तो क्या आया, 5। 15 5 जा 75। अब क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। तो 2 के टेबल में तो ये जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 जा 6, 15 5 पे। अब ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 3 5 5 और 1। अब हम मिडल टर्म की तरफ जाएंगे। मिडल टर्म क्या है, प्लस का 20। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 20 आना चाहिए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 75 आना चाहिए। अब वो दो नंबर हमें मिलेंगे कहाँ से, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाला है वहां से। तो मेरे को तो मिल भी गए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। देखो अब 15 प्लस 5 करूंगा तो क्या होगा, 20, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 75। तो प्लस माइनस करने पे हमें 20 चाहिए था, 20 मिल रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 75 चाहिए था, 75 भी हमें मिल रहा है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, जैसे कि इसमें छोटा क्या है 5, बड़ा क्या है 15। तो आपने देखा मैंने 20 को कैसे ब्रेक करा, एक 5 में और एक 15 में। तो अब हम इनमें कॉमन लेने का देखते हैं। कॉमन लेने के लिए मैंने बताया रूट वाले क्वेश्चन में कभी भी कॉमन लेना हो तो अलग से रफ में ले लेना, नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भैया, एक तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। कहा ठीक है जी भैया, एक तो इसमें 5 कॉमन है, क्योंकि इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन ढूंढना है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 लो। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x लो। अब यहाँ क्या बच गया, सिर्फ √5 और एक x, प्लस में यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। अब दिक्कत यहाँ पर है, यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये 15x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5x। कोई दिक्कत नहीं भैया। 3 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ, √5 इंटू x। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इस पूरे में और इनमें क्या कॉमन है भैया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन लो। भैया यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, √5 भी कॉमन लो। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ √5x। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, क्योंकि 3√5 तो हमने कॉमन ही ले लिया। तो लिखो जो जो आया है, 5x अंडर रूट 5x प्लस में 1, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया, 3√5 प्लस में 1। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है √5x प्लस में 1, क्योंकि ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5x। यहाँ क्या बचा, प्लस में 3√5। यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देख लेते हैं किस प्रकार है ये क्वेश्चन। 3√2x² माइनस 5x माइनस √2। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर हम ये चेक करते हैं क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने इसको अच्छे से चेक करा, x² x कॉन्स्टेंट टर्म, हाँ जी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, साइन के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसके अंदर, 3√2 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर, -√2। तो 3 इंटू √2 इंटू -√2, 3 इंटू √2 को √2 से करूंगा तो क्या आएगा 2, ये आ गया -6।
अब जो भी आंसर आता है उसके क्या करते हैं हमेशा हम प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कर लिया हमने, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो प्राइम फैक्टर आए हमारे 2 3 1। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है, हमने देखा -5। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जब हम प्लस माइनस करें तो -5 आए, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस का 6 आए। क्या आए, माइनस का 6 आए। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं, ये बड़ी बात है। प्लस माइनस करें तो क्या आए, -5, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, -6। तो वो नंबर क्या है, 6 और 1। क्या है वो नंबर, 6 और 1। 6 इसमें माइनस का लेंगे, 1 इसमें प्लस का लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। -6 + 1 करा तो क्या आया, -5। -6 मल्टीप्लाई 1 से करा तो क्या आया, -6। तो चलो ये हमारा ठीक है। अब इसमें जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, जैसे कि -6x प्लस में 1x माइनस √2, ये आ गया। तो मैंने बोला इनके अंदर कभी भी कॉमन लेना हो तो आप क्या करना, इसको अलग से लेना, शुरू के दो और आखिर के दो विद साइन। ये ध्यान रखना, साइन का जरूर ध्यान रखना, आपने साइन का जरूर ध्यान रखना है। 1x माइनस √2, तो 3√2x माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2x, 3√2x माइनस 3 × 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2x। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है भैया, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। ये x² है भाई, ठीक है, ठीक है भैया, ये कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक x माइनस, यहाँ क्या बचा, सिर्फ √2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं नजर आ रहा, तो 1 है इसका मतलब। क्या है, 1। कौन सा 1, प्लस का 1। ये क्या हो गया, x माइनस √2। तो लिख लो यहाँ पर इनका क्या आया, 3√2x ब्रैकेट में x माइनस √2, यहाँ से क्या आया, प्लस का 1 x माइनस √2। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में कॉमन है x माइनस √2। तो यहाँ से x माइनस √2 तो बाहर आ गया, क्या बचा, सिर्फ 3√2x प्लस यहाँ क्या बचा, प्लस का 1। यही आपका आंसर है। अब मैं बताता हूँ आप बच्चों को क्या डाउट आ रहा होगा। आप बच्चों को आ रहा होगा यहाँ पर डाउट, यहाँ पर कि भैया जब यहाँ पर ये लिखा था 3√2x² माइनस 6x, तो यहाँ से सिर्फ 3x भी तो कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ आ जाता √2x माइनस 2। क्या दिक्कत थी, दिक्कत कोई नहीं थी बेटा। अब अगले वाला जब हम करते 1x माइनस √2, यहाँ से 1 कॉमन लेते x माइनस √2, तो बेटा ये दोनों तो सेम नहीं आए, मतलब फिर ये दोनों सेम नहीं आते अगर हम ऐसे करते तो, और इन दोनों का सेम आना जरूरी होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, इन दोनों का सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं, इसलिए हमें ये पापड़ पेलने पड़ते हैं। भैया हमें क्या सपने आएंगे, सपने नहीं आएंगे, आपको ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा ये 5 क्वेश्चन करके अच्छे से समझ जाएगा कि रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सोल्व करते हैं। तो आप मन लगा के इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।